मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार बीएचयू में जातिवाद हावी होता है और साथ ही साथ एक और नया वाद क्षेत्रवाद भी उस पर हावी होने लगता है। उत्तर के ऊपर दक्षिण की विचारधारा हावी होने लगती है, जिसके चलते बीएचयू के छात्र हिंदू बचाओ आंदोलन चालू कर देते हैं। उसका पूरा ब्यौरा पिछले एपिसोड में था, तो अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। उन दिनों बीएचयू में पीयूसी यानी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स हुआ करता था, जो 11वीं कक्षा के बराबर होता था। इसे पास करने के बाद 3 वर्षीय बीए के कोर्स में दाखिला होता था, जबकि अन्य विश्वविद्यालय में 12वीं कक्षा करने पर 2 वर्ष का बीए होता था। बीएचयू में भी 12वीं के बाद बीए पार्ट 2 में एडमिशन हो जाता था। अतः मेरा भी बीए पार्ट 2 में दाखिला हुआ, क्योंकि द्वितीय श्रेणी में इंटरमीडिएट पास कर चुके थे तुलसीराम जी। भारत के अन्य विश्वविद्यालयों से हटकर उस समय वहां सेमेस्टर सिस्टम होता था। ताज्जुब हुआ मुझे ये जानकर, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय को जहां तक मैं जानती हूं, कुछ साल पहले ही महज सेमेस्टर सिस्टम यहां पर लागू किया गया है। उससे पहले वार्षिक परीक्षाएं यहां हुआ करती थी। बीए में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती थी, इसलिए 4 सेक्शन में क्लास चलता था। बीए में मेरे 3 प्रमुख विषय इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य तथा फिलॉसफी थे। इंग्लिश लिटरेचर में मेरे प्रमुख प्राध्यापक थे डॉक्टर केपी मुखर्जी, डॉक्टर एस भट्टाचार्य, डॉक्टर एस चक्रवर्ती, डॉक्टर एस के सिंह, डॉक्टर आर एस ओझा तथा डॉक्टर ओ पी माथुर। हिंदी साहित्य के प्राध्यापकों में थे शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र काशिकेय, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर काशीनाथ सिंह, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, डॉक्टर शिव कर्ण सिंह तथा विजय शंकर मल्ल आदि। फिलॉसफी में डॉक्टर आर आर द्रविड़ तथा डॉक्टर एल एन शर्मा थे। इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टर के पी मुखर्जी, डॉक्टर एस चक्रवर्ती तथा आर एस ओझा विभिन्न कारणों से बहुत लोकप्रिय थे। खास तौर पर लिखा है डॉक्टर आर एस ओझा के लिए। मुखर्जी तथा चक्रवर्ती अंग्रेजी गद्य तथा पद्य के बड़े विद्वान थे, किंतु आर एस ओझा शेक्सपियर पर विशेषज्ञ होने के साथ ही अत्यंत झक्की स्वभाव के थे। ओझा शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ को पढ़ाते समय जब लेडी मैकबेथ के पागलपन का दौर आता था, तो वे स्वयं पागल की तरह व्यवहार करने लगते थे। उनके इस व्यवहार पर कक्षा में बैठे या दरवाजे पर खड़ा कोई छात्र जोर से बोल पड़ता था, ओझवा साला पागल। माफ कीजिएगा, आगे इसी तरह का जिक्र है कि स्टूडेंट किस तरह की लैंग्वेज यूज किया करते थे। उसमें काफी असंसदीय शब्द भी हैं, जिसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। होता यह था कि आर्ट्स कॉलेज की पुरानी इमारत में मुझे बड़े बड़े कमरों में क्लास चलती थी। 100 से ज्यादा ही छात्र एक कक्षा में होते थे। अतः टेबल के नीचे झुककर कोई छात्र डॉक्टर ओझा के खिलाफ उक्त संबोधन करके चुपचाप गंभीर मुद्रा में बैठा रहता था। इसलिए उस भीड़ वाली कक्षा में ऐसे छात्रों की पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लड़के भी उन्हें परेशान करने के लिए कहते थे कि सर्वे बदमाश कक्षा से बाहर भाग गया। इस पर डॉक्टर ओझा कक्षा के बाहर बरामदे में दौड़ पड़ते और खूब मां बहन की गालियां देते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ते। तो गौरतलब है कि अंग्रेजी के टीचर हैं, लेकिन दिल से बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं। उन पे देसीपन हावी रहता है। डॉक्टर ओझा के साथ ऐसा लगभग हर दिन होता था। डॉक्टर ओझा के इस व्यवहार से छात्रों का बहुत मनोरंजन होता था। उनके विचार काफी दकियानूस थे। एक बार पढ़ाते समय अपने लंदन प्रवास की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कवि H.W. लॉन्गफेलो के खानदान के एक व्यक्ति का भाषण होने वाला था। वे उसे सुनने गए। उस व्यक्ति ने बोलते हुए कहा कि जब मेरे पिता का निधन हो गया तो मेरी मां ने दूसरी शादी कर ली। इस पर डॉक्टर ओझा कहने लगे कि मैं मीटिंग हॉल से ये छोड़कर बाहर आ गया कि यहां पर ये सभा भ्रष्टाचारियों की है। तो मतलब पति की मृत्यु पर स्त्री यदि दूसरा विवाह कर ले तो इनके दकियानूसी विचारों को ठेस पहुंचती है। इस तरह
इस पर उस दिन लड़के उन्हें पागल पागल कहकर बहुत चिढ़ाए थे और वे भी आर्ट्स कॉलेज के अहाते में लड़कों को दूर दूर तक दौड़ाए थे। डॉक्टर ओझा की क्लास में छात्रों की बहुत भीड़ होती थी। अनेक छात्र कुर्सी न मिलने के कारण कक्षा में पीछे खड़े रहते या दरवाजे के बीच में, किंतु वास्तविकता यह थी कि अधिकतर छात्र मनोरंजनवश उनकी कक्षा में आते थे। कई लड़के उन्हें चिढ़ाने के उद्देश्य से डॉक्टर ओझा से कहते कि सर, लेडी मैकबेथ वाला प्रकरण समझ में नहीं आया। इस पर वे दोबारा जब पढ़ाना शुरू करते तो पागल की तरह व्यवहार करते, तो लड़कों को एक बार फिर से उन्हें पागल पागल कहने का मौका मिल जाता था। बनारस अपनी मस्ती के लिए हमेशा विख्यात रहा है। वही मस्ती बीएचयू की कक्षाओं में भी परिलक्षित होती थी। इस संदर्भ में बनारस की रोजमर्रा की संस्कृति से जुड़ी कुछ चुनिंदा गालियां होती थीं, जिसका प्रयोग आपसी घनिष्ठता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। इन्हीं गालियों में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली गाली इस प्रकार है। लोग भो और ड़ी के बीच में स का इस्तेमाल बेहिचक एक दूसरे को संबोधित करने के लिए करते हैं। सोचिए, यदि आत्मीय भाषा ऐसी है तो जब वाकई गुस्से में जातिवाद के चलते किसी को गाली देते होंगे तो कितनी भद्दी गालियां होती होंगी। ये आत्मीय गाली का जिक्र है यहां पर। ऐसा सुनकर शुरू में मैं बड़ा अचंभित होता था, किंतु धीरे धीरे मैंने भी इसे अपने व्यवहार में शामिल कर लिया था। और ये भी गौरतलब बात है कि तुलसी राम जी को अचंभा होता था कि इस तरह की बात आम है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में कभी भी इस तरह का इतनी खराब गालियों का, जिसे आत्मीयता के तौर पर दिया जाए, कभी जिक्र नहीं किया। तो इससे पता चलता है हमारी श्रवण संस्कृति या हमारी जो दलित सभ्यता और संस्कृति है वह कितनी अच्छी है। ऐसा सुनकर शुरू में मैं बड़ा अचंभित होता, किंतु धीरे धीरे मैंने भी इसे अपने व्यवहार में शामिल कर लिया था। एक दूसरे को संबोधित करते हुए लोग गुरु शब्द का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते थे। पान खाना भी वहां की संस्कृति का एक अभिन्न अंग था। अधिकतर छात्र एवं प्राध्यापक पान कूचते क्लास में आते थे। छात्र लोग तो पान खा खाकर कक्षाओं की दीवारों पर थूक थूक कर पूरी पेंटिंग बना देते थे। पान खाओ प्राध्यापकों में हिंदी के शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिकेय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। वे पान में हमेशा भांग मिलाकर 24 घंटा गाल फुलाए रहते थे। तो ये वहां के टीचर्स हैं जो भांग खाकर पढ़ाते होंगे, तो वो अपने छात्रों को क्या ज्ञान परोसते होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जहां तक मैंने सुना है कि भांग का सेवन करने के बाद, अधिकतर होली का किस्से मैंने सुने हैं कि व्यक्ति घंटों तक एक ही क्रिया में जूझता रहता है। अंतोतगत्वा इसके ही सेवन से उन्हें मुंह के कैंसर ने इस दुनिया से विदा कर दिया था। किंतु रुद्र जी बेहद लोकप्रिय अध्यापक थे, जिसका कारण था उनके पढ़ाने की सौंदर्य शास्त्रीय शैली। उनकी क्लास प्राय दोपहर बाद 3 बजे लगती थी। भोजन के बाद इस तरह की कक्षाओं में अधिकतर छात्र तंद्राग्रस्त रहते थे, किंतु रुद्र जी की कक्षा में सोते हुए भी जाग उठते थे। युवा प्राध्यापकों में डॉक्टर काशीनाथ सिंह बहुत लोकप्रिय थे। उनकी प्रगतिशीलता सभी को प्रभावित करती थी। धीरे धीरे मैं उस नामी विश्वविद्यालय में रमता चला गया। ज्ञान की पिपासा बलवती होने लगी थी, किंतु मैं 3 मूल समस्याओं से घिर गया था। एक समस्या यह थी कि मैं राजनीति में जाऊं, दूसरी समस्या भुखमरी की थी और तीसरी थी किराए के मकान से उत्पन्न जातीय भेदभाव। भुखमरी वाली समस्या सबसे विकराल थी। परिणाम स्वरूप कक्षाओं में उपस्थिति घटने लगी। मैं दोपहर बाद अक्सर आर्ट्स कॉलेज के सामने स्थित विशाल एम्फी थिएटर ग्राउंड में उस समय चला जाता था जब वहां कोई दूसरा नहीं होता था। पढ़ाई अब छूटी तब छूटी की चिंता अश्रुधारा में बदल जाती थी। बीएचयू का एम्फी थिएटर मेरे लिए एक बार फिर आसनसोल की उस हवाई पट्टी में बदल गया जहां मुझे ऐसी ही स्थिति से जूझना पड़ा था। तो उसका आसनसोल हवाई पट्टी का जिक्र बंगाल प्रवास के दौरान तुलसी राम जी ने किया है। बीए पार्ट 2 के दूसरे सेमेस्टर यानी जनवरी 1967 की बात है। मैं दोपहर बाद एम्फी थिएटर की उस आवश्यक दिनचर्या के बाद डॉक्टर एस चक्रवर्ती द्वारा पढ़ाए जाने वाले अंग्रेजी पद्य की कक्षा में थोड़ी देर से पहुंचा। पीछे की तरफ किनारे वाली कुर्सी पर बी डी शर्मा नामक एक छात्र बैठा था।
वैसे पूरी कक्षा छात्रों से भरी पड़ी थी। मैंने शर्मा जी से उनकी कुर्सी पर थोड़ी सी जगह अपने बैठने के लिए मांगी। शर्मा जी के मुंह से निकला, चल हट। मैं उस दिन दरवाजे की आड़ में खड़ा होकर डॉक्टर चक्रवर्ती का लेक्चर सुनता रहा। वे विक्टोरिया युग की कविता पर भाषण देते हुए कहने लगे कि उन दिनों लंदन स्थित सरे सरे नामक स्थान नेट ऑफ सिंगिंग बर्ड यानी गाती चिड़ियों का घोंसला बन गया था, क्योंकि वहां लयदार कविता लिखने वाले कवियों की भरमार थी। क्लास के बाद उस दिन शर्मा जी की फटकार के कारण मैं स्वयं गाती के बजाय रोती हुई चिड़िया में बदल गया था। जातीय भेदभाव से उत्पन्न संवेदनहीनशीलता हावी होने लगी थी। मैं दिन प्रतिदिन 4 बजे के बाद बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए अवश्य चला जाता था और विभिन्न विषयों की पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश करता था। किंतु लाइब्रेरी जाने का वहां के छात्र एक विचित्र अर्थ लगाते थे। लाइब्रेरी का मतलब लड़कियों का पीछा करने से लगाया जाता था। तो ये है विश्वविद्यालयों की सच्चाई। क्लास के कई लड़के ताना मारते हुए मुझसे कहते, अच्छा आप भी लाइब्रेरी जाने लगे। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। उनकी इन बातों में कुछ वास्तविकता भी थी। अनेक लफंग किस्म के छात्र वास्तव में लड़कियों का पीछा करते लाइब्रेरी जाते थे, जिसके कारण लाइब्रेरी बदनाम हो चुकी थी। बीएचयू की परीक्षाएं प्रायः मई में होती थी। उन दिनों 75% उपस्थिति आवश्यक होती थी। परीक्षा से पूर्व कम उपस्थिति वाले छात्रों को बता दिया जाता था कि उन्हें फाइनल परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं होगी। 75% उपस्थिति कंपलसरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अब हो गई है। 1992 ऑनवर्ड्स जब मैं पढ़ाई करती थी बीए की, तो उस वक्त तक 75% उपस्थिति होनी ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं था, जिसके चलते बहुत सारी क्लासेस जो थी मैं बंक कर जाया करती थी, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट थी। तो पढ़ने में उस हिसाब से मन नहीं रमता था जितना स्पोर्ट्स खेलने में रमता था। तो इसीलिए ये सुनकर मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उस टाइम भी उपस्थिति मिनिमम एक क्राइटेरिया बना हुआ था कि इतना % आपको क्लास अटेंड करनी ही है। मुझे भी एक नोटिस मिली कि मैं उपस्थित कम होने के कारण बीए पार्ट 2 की फाइनल परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगा। मेरे लिए जिंदगी का यह सबसे बड़ा धक्का था। उन दिनों में बनारस के प्रसिद्ध बनारस बीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक के खानदान की एक हाई स्कूल की छात्रा का ट्यूटर था। उसके भाई प्रदीप कुमार गुप्त मुझे सोनारपुरा के एक प्राइवेट डॉक्टर एस सेन की डिस्पेंसरी में ले गए। उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट बनाकर दिया कि मुझे मिर्गी की बीमारी है, इसलिए दौरा पड़ने के कारण कई कक्षाएं छूट जाती थीं। अतः मुझे मेडिकल ग्राउंड पर परीक्षा में बैठने दिया जाए। मिर्गी वाला सर्टिफिकेट इसलिए उन्होंने बना दिया था क्योंकि मेरे हाई स्कूल वाले दोस्त चिंतामणि सिंह को यही बीमारी थी। इसलिए मैंने उसकी बीमारी अपने ऊपर लेकर डॉक्टर सेन से सर्टिफिकेट बनवाया था। संयोगवश आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मदन मोहन सिन्हा ने उस सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया और मैं परीक्षा से वंचित कर दिया गया। यकीनन ये तुलसी राम जी के जीवन का सबसे बड़ा धक्का रहा होगा, क्योंकि वे हमेशा प्रथम श्रेणी में आते थे। इंटरमीडिएट में खास कारणों के चलते वे द्वितीय श्रेणी में पास हुए थे, परंतु वहां भी उन्हें प्रथम श्रेणी न ला पाने का दुख सालता रहा था। और वहीं पर जहां पढ़ने की इतनी ललक तुलसी राम जी में थी और उन्हें परीक्षा में ही नहीं बैठने दिया गया, ये उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का रहा होगा। मेरे ऊपर ये एक विपत्ति का पहाड़ जैसा था। पढ़ाई के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। बार बार दिमाग में ये बात आती कि कोई पार्ट टाइम नौकरी या काम मिल जाता तो पढ़ाई जारी रख सकता। उन दिनों बनारस में कई लड़के रात में रिक्शा चलाकर पढ़ाई करते थे। अनेक बार यह बात मेरे दिमाग में आई, किंतु उस समय मैं बहुत दुबला पतला था, इसलिए रिक्शा वाला इरादा छोड़ दिया। प्रदीप कुमार गुप्ता की तुलसी मानस मंदिर के अहाते में शीशे से बनी मोतियों की एक दुकान थी। वहां वे मुझे दिन में ले गए। वहां एक कमरे में तुलसी मानस मंदिर के केयर टेकर बेनी प्रसाद अग्रवाल रहते थे। गुप्ता ने मुझे उनसे मिलवाया और मेरे बारे में उनसे सहायता करने को कहा। बेनी प्रसाद अग्रवाल बड़े उदार व्यक्ति और पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे। वे मानस मंदिर के मालिक ठाकुर दास सुरेखा के खास व्यक्ति माने जाते थे। अग्रवाल जी ने मुझे विजया
नगरम महल स्थित महावीर प्रेस ले गए। प्रेस के मालिक ने कहा कि प्रेस में प्रिंटिंग के लिए टाइप सेटर का काम मिल सकता है, किंतु उसके लिए 3 महीना बिना किसी वेतन के काम सीखना पड़ेगा। मैं अग्रवाल जी के पास निराश होकर लौट आया। अग्रवाल जी बार बार मुझसे कहते कि यदि मैं ब्राह्मण होता तो वे मंदिर में ही खपा देते। तो किस तरीके से दया भी दिखानी है लेकिन जातिवाद भी बरकरार रखना है। इसके बाद उन्होंने मेरी गरीबी का वर्णन करते हुए कहा, खेमका ट्रस्ट 15 इंडिया एक्सचेंज प्लेस कलकत्ता को एक चिट्ठी लिखी। शीघ्र ही खेमका ट्रस्ट ने मुझे 50 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। बाद में मैंने स्वयं ट्रस्ट को कई चिट्ठियां भेजी किंतु किसी का कोई जवाब नहीं मिला। ये वही समय था जब मैं मकान की भेदभाव वाली समस्या में बुरी तरह उलझा हुआ था। एकदम अकेला पड़ गया था। उससे पहले इनके 3 दोस्त यदा कदा इनकी मदद करते रहे। पहले जिक्र हो चुका है प्रसंगों में। ऐसे ही एक समय में लंका स्थित एक साइंटिफिक कंपनी की दुकान के एक हिस्से में रजाई गद्दा बनाने वाले राम सेवक नामक एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। वह व्यक्ति रुई को खुद ही धुनकी से धुनता था। मैं बीएचयू से आता और उसके पास बैठ जाता। राम सेवक काम करते हुए मुझसे बातें करता रहता। उसकी दुकान मेरा अड्डा बन गई। राम सेवक ने ही अपने मालिक गोपाल नारायण सिंह के छोटे भाई घनश्याम सिंह को पढ़ाने के लिए कहा। घनश्याम सिंह 8वीं दर्जा का छात्र था। घनश्याम अंग्रेजी में कमजोर थे। मैं उन्हें पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उनके सभी घर वालों की मुझसे आत्मीयता बढ़ने लगी। घनश्याम की भाभी आजमगढ़ की थी। उनका नवजात बेटा कक्कू ज्यों ज्यों बड़ा होता गया वह मुझसे घुलता गया। कक्कू को छोड़कर मैं जब भी अपने निवास को जाता वह रोने लगता था। घनश्याम को मेरा पढ़ाना मुझे एक अच्छे ट्यूटर के रूप में स्थापित कर गया। उसके बाद लंका पर मुझे कई बच्चे पढ़ाने के लिए मिले। उन्हीं में बनारस बीड़ कंपनी वाली बच्ची भी थी। उसके 3 भाइयों प्रदीप के अलावा दिलीप और राकेश गुप्ता भी मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। दिलीप और राकेश कार का ट्यूब लेकर आते और हम 80 घाट पर गर्मी के दिनों में गंगा नहाने चले जाते। मैं तैरना अच्छी तरह जानता था, अतः गंगा पार करने का खूब कंपटीशन होता। गंगा की बीच धारा में जब थक जाते तो हम बारी बारी से ट्यूब के सहारे अपनी थकान मिटाते। इस तरह हम गंगा पार कर जाते थे। गंगा पार से वापस आने पर घाट पर बैठा पंडा हमें बुलाता और ललाट पर टीका लगाता, जिसके बदले वे 10 पैसे में संतुष्ट होकर ढेर सारी दुआएं देता था। तो एक टीके की कीमत क्या है ये देखिए। ब्राह्मण कुछ भी मुफ्त में आपको नहीं देते। आजकल तो रिवाज है कि जब पूजा पाठ में आपको कलावा बांधते हैं तो वो आपसे 10 रुपए की मांग करते हैं। अगर आप अनजान हैं, आपको नहीं पता हो, तो वे आपको फौरन टोक देंगे, दक्षिणा कहां गई? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है। किसी जगह किसी प्रकरण के चलते मैं गई थी अपने किन्हीं अजीज के घर, और वहां यही सब कथा बांचने का काम हो रहा था। मेरे को खाने का न्योता था, मैं चली गई और वहां पर उन्होंने टीका लगाया और कलावा बांधा। मैं अनजान थी इन सब चीजों से। मैंने कलावा बंधवा लिया। उसके बाद वो चुपचाप मेरी शक्ल देखने लगे। जब मैं तब भी नहीं समझी तो उन्होंने मुझसे कहा कि दक्षिणा कहां है। मुझे तब भी समझ नहीं आया, यकीन मानिए। फिर मेरे जानकार ने कहा, चुपके से मेरे हाथ मुट्ठी में 10 रुपए दिए और कहा कि ये पंडित जी को दे दें। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह जानकर कि एक कलावा बांधने के लिए मुझे 10 रुपए देने पड़े, वो भी जिसकी मुझे समझ नहीं, जो मैं चाहती नहीं, अनजाने में मुझे वो करना पड़ा। बनारस के भेदभाव वाले उस वातावरण के विरुद्ध मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ उस समय आया जब मुझे 10वीं कक्षा में अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए संगीता नागर का ट्यूशन मिला। संगीता बीएचयू के महिला कॉलेज में म्यूजिक के प्राध्यापक टीएन नागर की बेटी थी। वे बहुत अच्छे सितार वादक थे। नागर जी प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर के खानदान के थे। वे गुजराती ब्राह्मण थे। उनके घर में रोज पूजा पाठ होता रहता था। संगीता, जिसके घरेलू नाम राधा था, उसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कहा गया, जिसके बदले 50 रुपए मासिक वेतन नियुक्त किया गया था। यह रकम मेरे उन पूरे दिनों में बहुत राहत लेकर आई थी। मैंने राधा को साल भर पढ़ाया और वह हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास हो गई। संयोगवश
उसी समय टीएन नागर को जर्मनी में सितार बजाने का निमंत्रण मिल गया। जर्मनी में उनके साथ तबले पर संगत करने कुमार लाल गए, जो प्रसिद्ध तबला वादक गोदई महाराज के पुत्र थे। इसके बाद वे हर साल गर्मी की छुट्टियों में सितार बजाने जर्मनी तथा अन्य पश्चिमी यूरोप के देशों में जाने लगे। अनेक लोग यूरोप से सितार सीखने उनके पास बनारस भी आने लगे। उनके परिवार में सभी लोग, विशेष रूप से राधा की माताजी ने अपने घर में मेरे प्रवेश को अत्यंत शुभ मानने लगी। उनके घर में कोई भी काम बिना मेरी उपस्थिति के संभव नहीं होता था। तो ये मैं समझती हूँ तुलसी राम जी के लिए एक निर्णायक मोड़ था। निर्णायक तो नहीं कहना चाहिए, अनजाने में, कि एक अछूत होते हुए, जहां पर वो हमेशा यही अपशकुन और अछूत सुनते हुए बड़े हुए हैं, वहां पर ब्राह्मण परिवार उन्हें शुभ मान रहा है। वे लोग हमेशा बार बार कहते कि मैं उनके घर में सफलता लेकर आया हूं। परिणाम स्वरूप उनकी आत्मीयता इतनी बढ़ गई कि वे लोग अपने परिवार वालों से कहीं ज्यादा मुझे सम्मान देने लगे। नागर जी की राधा के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटियों के नाम क्रमशः मोहिता, गीता और कुक्कू थे। बेटा राजेश और राकेश थे। इन सभी बच्चों की शादियों के आवश्यक कर्मकांड उन्होंने मेरे हाथों से करवाए। सबसे छोटी बेटी की शादी तो सन 1988 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित मेरे निवास पर ही संपन्न हुई थी, क्योंकि लड़का दूसरे धर्म का था। नागर जी का कट्टरपंथी धार्मिक ब्राह्मण परिवार मेरे लिए अचंभित करने वाला धर्म एवं जाति निरपेक्ष सिद्ध हुआ। ये यकीनन एक अनोखी घटना है। एक आंख की रोशनी न होने के कारण मेरे ऊपर जो अपशकुनी होने का ठप्पा लगा था, उसे नागर जी के परिवार ने ध्वस्त कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि बचपन से उन्हें अपशकुन माना गया और वे शुभ हुए एक गुजराती ब्राह्मण परिवार के, जो जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना, खांटी ब्राह्मण, जो सारे कर्मकांड और सब कुछ मानते हैं, उनके लिए ये शुभ हुए। यद्यपि मैंने राधा को सिर्फ साल भर पढ़ाया था, किंतु उसके बाद करीब 6 साल, सन 1975 तक, जब मैं बीएचयू में था, तो लगभग रोज ही उनके घर जाता और वे लोग अधिकतर समय रात का खाना मुझे खिलाते। वे लोग लंका पर ही रहते थे। जिस दिन मैं उनके घर नहीं जाता, वे लोग तरह तरह की पूछताछ करते कि मैं कहां था। उनके परिवार का रिश्ता आज भी कायम है। मेरे सामाजिक जीवन में नागर जी का परिवार एक ऐतिहासिक मोड़ था। मेरे अपने छूटे हुए परिवार की कमी को इसने संपूर्ण रूप से पूरा कर दिया था। इस तरह बनारस में तमाम विकट परिस्थितियों के बावजूद मेरा जीवन चल पड़ा। अनोखे मोड़ से भरी हुई है मणिकर्णिका। मैंने सोचा नहीं था कि इसमें इस तरह का कोई मोड़ आएगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में और क्या क्या मोड़ आएंगे। हमारे साथ बने रहिए अंबेडकर नामा पर। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।